So, dear students, uh, we were discussing about phrases in the last lecture, and I have given you some outline about the phrases. What are the types of phrases? How to recognize them? And and I and I have also told you that to recognize a phrase or types of phrase, you need to have a good understanding about the parts of speech. If you understand the parts of speech, if you know the parts of speech, and if you are able to recognize the parts of speech, that means you will be easily able to recognize the phrases as well. ठीक है. Now we will start with various classes of phrases. ठीक है. वेरियस क्लासेस ऑफ फ्रेज यानी कि फ्रेजेस के टाइप्स क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है और उनको किस तरह से पहचानते हैं. दिस ऑल थिंग्स वी विल see today. So first of all, these phrases can be divided. It can be divided into 6 classes. ठीक है. यानी कि phrases को 6 क्लासेस में यानी कि 6 अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से नाउन फ्रेज जो आपको दिख रहा है अभी, नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस, इनका स्ट्रक्चर जो है, इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है. जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम ही कि एक फ्रेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसमें एक हेड होना चाहिए. हेड और मॉडिफायर्स होते हैं. ठीक है. कुछ फ्रेज़ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, यानी कि सिर्फ हेड होता है और मॉडिफायर्स नहीं होते. मॉडिफायर्स मीन्स जो उसको सपोर्ट करता है, जो हेड को सपोर्ट करता है, जो हेड के बारे में और कुछ जानकारी देता है या हेड को क्वालिफाई करता है, या कोई भी इस तरह के जो वर्ड्स जो कि हेड को ज़्यादा एम्पलीफाई, उसके मीनिंग को और एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं मॉडिफायर्स. ठीक है. अब मॉडिफायर्स मैंने कल ही कहा था कि मॉडिफायर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है प्री मॉडिफायर और दूसरा है पोस्ट मॉडिफायर्स. प्री मॉडिफायर्स वो होते हैं जो कि हेड के पहले आता है. ऑल द वर्ड्स और वाट एवर द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर द हेड, उस स्पेसिफिक फ्रेज़ में जो हेड के पहले जो फ्रेज़ अगर कोई भी वर्ड्स अगर यूज़ किया गया है तो उन वर्ड्स को हम बोलेंगे प्री मॉडिफायर. प्री मतलब पहले. दैट मीन्स वाट एवर मॉडिफायर्स आर यूज्ड before the head, they all are called as pre-modifier या pre-modifiers. And the modifiers that are used after the head या that follows the head, या फिर जो head के बाद में आता है, बाद में यूज़ किया हुआ होता है, उन modifiers को हम बोलते हैं post modifiers. ठीक है. तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है. जैसे मैंने कहा था कि फ्रेजेस को डिवाइड करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं. राउंड ब्रैकेट मतलब ये इस तरह के ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं. और क्लॉजेस को डिवाइड करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. ये सब हमने लास्ट टाइम देखे थे. तो यहाँ आप देखेंगे कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब इसका जो बनावट होती है वो एक जैसी होती है. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट के अंदर एच है. एच मीन हेड. अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज का हेड क्या रहेगा? नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा. अगर एडजेक्टिव फ्रेज तो एडजेक्टिव फ्रेज का हेड हमेशा एडजेक्टिव रहेगा. एडवर्ब फ्रेज का हेड हमेशा एडवर्ब रहेगा. तो इनका स्ट्रक्चर मतलब इसी फॉर्म में था, मतलब हेड रहेगा और साथ में मॉडिफायर्स रहेंगे. अब ये मॉडिफायर को आप देखेंगे कर्ली ब्रैकेट में यहाँ बताया गया है. क्यों? क्योंकि मॉडिफायर्स ऑप्शनल है, हेड कंपलसरी है. हेड के बिना फ्रेजेस या फ्रेज़ नहीं बनता. बट मॉडिफायर्स जो होते हैं, चाहे वो प्री मॉडिफायर हो चाहे वो पोस्ट मॉडिफायर हो, बोथ ऑफ देम आर ऑप्शनल. There are phrases which are formed without using modifiers, and there are many phrases which are formed by using modifiers. So modifiers is not a compulsory element, it's an optional element. इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट में उसको दिखाया गया है. और हेड जो है, हेड इज़ कंपलसरी. एवरी फ्रेज मस्ट कंटेन ए हेड. बिना हेड का फ्रेज नहीं बनता. तो हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या हेड इज़ नॉट वेरी, बट इट इज़ मस्ट इन एनी काइंड ऑफ फ्रेज. ठीक है. अब हेड मतलब नाउन फ्रेज में नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब होता है उस फ्रेज का हेड.
अब आप देखेंगे जो दूसरी बात है कि मॉडिफायर एम, मॉडिफायर का जो सिंबल है वो एम है, कैपिटल एम, तो उसके ऊपर एन लिखा गया। मतलब एन का मतलब क्या है कि मॉडिफायर्स का कोई फिक्स नंबर्स नहीं है, प्री मॉडिफायर हो या पोस्ट मॉडिफायर हो, ठीक है। प्री मतलब जो हेड के पहले, जैसे ये जो है ये प्री मॉडिफायर है, एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफायर्स आर कॉल्ड एज पोस्ट मॉडिफायर्स। सो इनका कोई लिमिटेशन नहीं होता, मॉडिफायर्स एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, देयर इज़ नो फिक्स नंबर्स। सम फ्रेजेस में कंटेन वन, सम में कंटेन मोर देन दैट, so there is no fixed numbers of modifiers that could be used, that can be used in a specific phrase. Okay, that's why you can see that ki pre modifiers and post modifiers both can be of any numbers. Okay, now see this example, first one, awful weather. Now this is it's a noun phrase. क्यों? Because awful, what is awful? Awful is an adjective and weather is the noun. तो इसका हेड जो है नाउन है हेड, और ऑफुल जो है मॉडिफायर है, इसको हम बोलेंगे प्री मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि ये हेड के पहले है और ये एन पी है। दिस इज द होल फ्रेज इज एन पी बिकॉज नाउन इज द हेड एंड दैट्स वाई दिस फ्रेज इज कॉल्ड एज नाउन फ्रेज। नाउ सी द सेकेंड वन, समथिंग ऑफुल। ठीक है, यहाँ पर हेड समथिंग है और ऑफुल जो है मॉडिफायर है, बट ये ऑफुल हेड के बाद में आया है, इसका मतलब है कि ये पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, इट्स ऑल्सो एन पी बिकॉज समथिंग इज नाउन, इट इज़ हेड, दैट्स वाई दिस फ्रेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाउन फ्रेज। इसके अलावा देर इज़ वन मोर फ्रेज एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट नो द रिमेनिंग थ्री टाइप्स लाइक प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड जेनेटिव फ्रेज। ठीक है, इनमें से ये दे बोथ आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ एन पी। ये एन पी ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलेंगे तो एन पी ही है। प्रीपोजिशनल फ्रेज और जेनेटिव फ्रेज दोनों को एन पी ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो हेड है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ देखो, द ब्राइड ऑफ द हेयर अपेरेंट। इन दिस फ्रेज द ब्राइड छोड़ दो, द फ्रेज पी पी स्टार्ट, पी पी मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक है, ऑफ से लेकर अपेरेंट तक। दिस फ्रेज, द होल फ्रेज इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें ऑफ इज ए प्रीपोजिशन। द, जैसे मैंने कहा था कि ऑल द आर्टिकल्स आर कॉल्ड एज डिटर्मिनर्स, तो द इज द डिटर्मिनर, इट्स अ मॉडिफायर। हेयर इज द नाउन एंड हेड, अपेरेंट इज एडजेक्टिव एंड मॉडिफायर। तो देयर इज वन प्री मॉडिफायर एंड वन पोस्ट मॉडिफायर विथ वन हेड, एंड हेड भले ही नाउन हो लेकिन ये ऑफ यानी कि प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, इसका मतलब इसका फ्रेज का नाम रहेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो याद रखें कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी नाउन ही हेड होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, जेनेटिव फ्रेज। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि जेनेटिव फ्रेज मीन्स दैट द फ्रेजेस और द वर्ड दैट शोज पोजेशन, किसी चीज़ का पोजेशन जो बताता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिव फ्रेज। नाउ सी हियर, द हेयर अपेरेंस ब्राइट, और मैंने कहा था कि इट्स अ वेरी सम टाइम इट्स ईजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है। यहाँ देखेंगे, द हेयर अपेरेंस एपोस्ट्रोफी एस ब्राइट, यानी कि ब्राइट किसका है? हेयर अपेरेंट का। तो इसका मतलब है कि दिस वन यानी कि द से लेकर अपेरेंट तक, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज जेनेटिव फ्रेज। ओके, इनको हम जेनेटिव फ्रेज मान सकते हैं या इसको जेनेटिव फ्रेज कहा जाता है। और ये पूरा फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज है, यानी कि अगर हम इसको प्रॉपरली अगर ब्रैकेट करें तो इसमें दिस इज़ कॉल्ड ए डबल ब्रैकेटिंग। मतलब यहाँ से एक फ्रेज यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट आएगा जिसके बाहर आएगा एन पी, और उसके अंदर ये जी पी जो है वो अलग से आपको बताना है। ओके, ये हम देखेंगे जब आगे और चीज़ें सॉल्व करेंगे तो। ओके, देन लेट अस स्टार्ट अगेन। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मेन एंड सबऑर्डिनेट फ्रेजेस। आगे जाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या होता है और इन दोनों को किस तरह से पहचानना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, किसी भी क्लॉज में इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ क्लॉज, सम क्लॉज, जैसे मैंने कहा था कि क्लॉज में कंटेन मल्टीपल फ्रेजेस एंड समटाइम इट ऑल्सो हैपन्स दैट वन फ्रेज में कंटेन अनदर फ्रेज। ठीक है, एक फ्रेज़ होगा जिसके अंदर दूसरा फ्रेज़ भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट नाउ जो जीपी में देखे थे। तो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ मेन फ्रेज एंड सबऑर्डिनेट फ्रेज। नाउ मेन फ्रेज सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या है? सी दिस एग्जांपल,
द ब्राइड ऑफ द हेयर अपेरेंट, ये पूरा ये एक जो फ्रेज़ है द ब्राइड से द से लेकर अपेरेंट तक, ये पूरा NP है, इसको पूरा हम NP पकड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर एक और फ्रेज़ जो हम दिख रहा है ऑफ द हेयर अपेरेंट, जो कि PP है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, तो इसको हम अलग से नहीं बल्कि उसी NP के अंदर शो करेंगे। NP जो मेन फ्रेज़ है, एंड PP यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जो है ये इसका सबऑर्डिनेट फ्रेज़ है जिसका फंक्शन है मॉडिफायर। PP अगर अकेला आता है, अगर वो किसी फ्रेज़ के अंदर नहीं आता है, तो उसका फंक्शन रहेगा एडवर्बियल। इफ़ अ PP कम्स inside another phrase, especially in a noun phrase, they are called as modifiers. ठीक है, so here you can see the main phrase is the noun phrase and उसके अंदर we have a PP of the heir apparent। तो PP का एक्चुअल फंक्शन एडवर्बियल है जैसे हमने पहले देखे थे, बट हियर सिंस इट इज़ कमिंग इनसाइड एन NP, दिस कुड बी इट्स फंक्शन विल बी मॉडिफायर। ठीक है, द ब्राइड ऑफ हेयर अपेरेंट, दिस होल फ्रेज इज़ ए नाउन फ्रेज। इसके अंदर वी हैव वन फ्रेज, वन सबऑर्डिनेट फ्रेज जो कि है PP। समझ में आया? तो नाउ मेन फ्रेज मतलब जो मेन फ्रेज है, यहाँ पर हम मेन फ्रेज क्या है, NP है, और इसके अंदर जो दूसरा फ्रेज जो आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फ्रेज विद इन फ्रेज, द सेकेंड फ्रेज विच इज़ इनसाइड द मेन फ्रेज, दिस फ्रेज इज़ कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट फ्रेज। और ये फ्रेज कौन सा है? इट इज़ प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसका फंक्शन है मॉडिफायर। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो, जैसे हमने अभी देखे थे पिछले पेज में, द हेयर अपेरेंस ब्राइड। तो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि यहाँ पर भी हम 2 ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेज विद इन फ्रेज है, मीन्स GP जो है ये पूरा यहाँ से लेकर ब्राइड तक जो है ये NP है, यानी कि ये मेन फ्रेज है। अब उसके अंदर जो GP आया है द हेयर अपेरेंस, बिकॉज व्हाट इज सबऑर्डिनेट फ्रेज? सबऑर्डिनेट फ्रेज मेन फ्रेज सबऑर्डिनेट फ्रेज में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सबऑर्डिनेट फ्रेज कैनॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी कि वो अपने आप में ज़्यादा सेंस या कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। दैट नीड सम सपोर्ट ऑफ एनी अदर फ्रेज, एनी अदर काइंड ऑफ एलिमेंटल फ्रेज। तो दैट्स वाई सबऑर्डिनेट फ्रेज आर यूजुअली कम्स इन द मेन फ्रेज, एंड मेन फ्रेज यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तो मेन फ्रेज का अपने आप में एक मीनिंग या एक सेंस बनाता है। यहाँ देखेंगे द ब्राइड ऑफ द हेयर अपेरेंट, इट मेक्स सेंस, बट अगर आप इतना ही पढ़ेंगे ऑफ द हेयर अपेरेंट, ये कुछ इनकम्प्लीट बनाता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इसीलिए इस तरह के फ्रेज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट फ्रेज। ठीक है, ये पूरा मिल के एक सेंस बना रहा है कि द ब्राइड ऑफ द हेयर अपेरेंट, दैट मेक्स सेंस कि द हेयर अपेरेंट की ब्राइड है। अब यहाँ भी सेम है, द हेयर अपेरेंस ब्राइड। तो अगर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे द हेयर अपेरेंस, तो कुछ अधूरा लगता है, समथिंग कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। लेकिन वैसे अगर ब्राइड आता है तो दैट इट बिकम्स कंप्लीट। सो दैट्स वाई मेन फ्रेज मीन्स दैट मेक्स सम सेंस, एंड सबऑर्डिनेट फ्रेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन फ्रेज, ओके, विच डजंट हैव इट्स ओन स्पेसिफिक मीनिंग और स्पेसिफिक स्टैंड अलोन। ठीक है, वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट फ्रेज। ओके, now just see this example। ठीक है, the heir apparent should have been of royal blood, the heir apparent should have been of royal blood। अब यहाँ देखो, जैसे कहा था कि I have told you that NP has 2 functions, that is subject and object, BP has 1 function predicator, and PP का जो function है वो adverbial का होता है। now see here द हेयर अपेरेंट, अगर हम ये पूरे सेंटेंस को ये पूरे सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? देर इज़ ओनली 1 क्लॉज बिकॉज देर इज़ ओनली 1 वर्ब फ्रेज। तो जितने वर्ब फ्रेज रहेंगे उतने उसमें क्लॉज उसको क्लॉज हम उतने क्लॉजेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो नाउ सी हियर द हेयर अपेरेंट शुड हैव बीन ऑफ रॉयल ब्लड, ये पूरे कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ इफ़ यू डिवाइड दिस सेंटेंस इनटू फ्रेजेस, ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेज बनेगा द हेयर अपेरेंट विच इज़ ए नाउन फ्रेज जिसका फंक्शन रहेगा सब्जेक्ट, फॉर्म नाउन फ्रेज एंड फंक्शन सब सब्जेक्ट। सेकेंड फ्रेज शुड हैव बीन,
यहाँ ये दिस होल फ्रेज इज वर्ब फ्रेज, फंक्शन इज प्रेडिकेटर, ऑफ रॉयल ब्लड, ऑफ पीपी क्यों, बिकॉज स्टार्ट्स विथ ऑफ रॉयल ब्लड, प्रिपोजिशनल फ्रेज एडवर्बियल, इसका हेड क्या रहेगा, ऑफ प्रिपोजिशन, रॉयल एडजेक्टिव, ब्लड नाउन एंड हेड, ठीक है। तो एज ए टोल्ड यू दैट पीपी का हेड जो है वो नाउन ही होता है। सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड this whole sentence or this clause into 3 different kind of phrases. In this clause, in this sentence कितने phrases है, 3 phrases हैं, और तीनों कौन से हैं, noun phrase है, verb phrase है और prepositional phrase है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये PP जो है modifier है। अब यहाँ PP adverbial है, क्यों, क्योंकि यहाँ PP जो है वो noun phrase का एक पार्ट है, उसके सबॉर्डिनेट है। यहाँ पर पीपी जो है अकेला स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरी बात याद रखना कि वर्ब फ्रेज के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता, सिर्फ वर्ब फ्रेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स ही आ सकते हैं, पर बाकी सारे फ्रेजेस के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे कि नाउन फ्रेज के अंदर एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर एडवर्ब और एडजेक्टिव आ सकता है, और एडवर्ब फ्रेज के अंदर एडवर्ब भी, दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है। तो पीपी के अंदर भी एडजेक्टिव और नाउन या कोई और वो एडवर्ब आ सकता है, बट पीपी का हेड हमेशा नाउन ही रहेगा। तो दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। तो इन दिस वे this sentence can be divided into 3 phrases. The first one is noun phrase, second one is verb phrase and the third one is prepositional phrase. इसके अलग अलग फंक्शंस मैंने आपको बता दिया था पहले भी, ओके। नाउ सी हियर, अब समझो हियर, अब यहाँ अगेन देखेंगे कि यहाँ पर prepositional phrase का फंक्शन मॉडिफायर में है। The bride of the heir apparent was there. Now this sentence is again divided into various kinds of phrases, ठीक है। इसको फ्रेजेस में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। तो ए क्लॉज का मार्क, बिकॉज ये क्लॉज इसमें एक ही है, एक वर्ब मतलब देयर इज़ ओनली वन क्लॉज। जैसे मैंने कहा था कि फुल स्टॉप जो है हमेशा फ्रेजल या क्लॉज ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए, ठीक है। सो हियर द ब्राइड ऑफ द हेयर अपैरेंट, ये पूरा एक एनपी है, जैसे हम पहले भी देखे थे, और उसके अंदर ये जो है ऑफ द हेयर अपैरेंट, इट इज़ पीपी मॉडिफायर। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब, वर्ब फ्रेज, प्रेडिकेटर, ठीक है। देन देयर इज़ वन मोर देयर, ठीक है। देयर यहाँ पर एडवर्ब है, ओके। तो आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब के टाइप्स को मैंने आपको पढ़ने बोला था कि इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है कि ये एडवर्ब क्यों है, उसको पहचानना कैसे है, ओके। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल्स। नाउ सी हियर, जैसे मैंने बात कर रहा था ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट, ठीक है भैया, ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, सी दिस द सेवेंथ फ्रेज, हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस। अब आप देखेंगे ये पूरा जो है, वी विल स्टडी हाउ टू यूज़ ब्रैकेट या फ्रेज विद इन फ्रेज, कि एक फ्रेज को, अब यहाँ देखेंगे आप, जस्ट सी हियर, हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस। आई जस्ट राइट इट डाउन, हिज book on gastronomy in the dark ages. Now in this whole phrase, suppose this is, of course it's one phrase, just single phrase. What could be the head? इसमें मेन फ्रेज कौन सा होगा और सबऑर्डिनेट कौन से हैं, और इसका मेन फ्रेज का हेड क्या होगा। अनो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस।
तो इन दिस होल इफ़ यू कंपेयर होल वर्ड, सारे वर्ड्स को कंपेयर करो तो यू सी दैट द बुक इज़ द मेन वन। और ये सारे जो है ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क है, ऑन गैस्ट्रोनॉमी, तो ये सारे जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स है या सपोर्टिंग फ्रेजेस है ये सब बुक के लिए यूज़ किया गया है। मतलब इन दिस मेन फ्रेज बुक इज़ द हेड, इसका मतलब है कि द ऑफकोर्स फ्रेज स्टार्ट यहाँ से होगा। अब एंड कहाँ पे होगा? हिज बुक पे होगा? नो, क्योंकि ये भी इसके लिए यूज़ किया, मतलब कि ये आगे भी जाएगा। फिर इन द डार्क एजेस भी इसके लिए यूज़ किया, मतलब वो भी आगे जाएगा। मतलब मेन फ्रेज़ है यहाँ से लेकर, सिंगल ब्रैकेट है ये समझो, यहाँ तक मेन फ्रेज़ है, ठीक है। नाउ अंदर क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है, इन भी प्रेपोजिशन है। इसका मतलब है कि इनको भी आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, तो ऑन से अगर शुरू करेंगे तो आप एंड कहाँ करोगे? यहाँ करोगे? नहीं, क्यों? बिकॉज ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, ये दोनों कनेक्टेड है। इन द डार्क एजेस भी इसके लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि आपका ब्रैकेट शुरू यहाँ से होगा और यहाँ ख़त्म होगा, सेकेंड फ्रेज। और उसके अंदर एक और हम देखेंगे इन है, ठीक है, जो अगेन एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब है कि देयर इज़ वन मोर फ्रेज फ्रॉम इन टू डार्क एजेस। ओके, अब इसको नाम कैसे देंगे? व्हाट इज़ हिज? हिज इज़ प्रोनाउन, बुक नाउन, ऑन प्रेपोजिशन, गैस्ट्रोनॉमी नाउन, इन प्रेपोजिशन, द डिटर्मिनर, डार्क यहाँ पे क्या रहेगा उसका काम? एडजेक्टिव है, एजेस इज नाउन, ठीक है। ये उसके फॉर्म्स है ना। फंक्शन क्या है? अब ये इन दोनों में नाउन है, मतलब दिस इज़ द हेड, हिज इज़ मॉडिफायर, इसके अंदर ये पूरा जो NP है, ओके, ये आपको मिल गया NP, नाउन, ये NP है, नाउन फ्रेज, ओके। ऑन गैस्ट्रोनॉमी P, याद रखना हमेशा कि प्रेपोजिशन के ऊपर कोई फंक्शन लेबल नहीं आता, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा, ओके। तो गैस्ट्रोनॉमी नाउन, हेड, ये क्या है? प्रेपोजिशन में, मतलब ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, बट ये मेन फ्रेज के अंदर है, मतलब ये क्या रहेगा? मॉडिफायर। नाउ इन द डार्क एजेस, इन प्रेपोजिशन अगेन ऊपर कुछ नहीं रहेगा, द डिटर्मिनर मॉडिफायर, डार्क एज, डार्क एडजेक्टिव मॉडिफायर, एज नाउन, हेड, ठीक है। तो ये फ्रेज कौन सा बनेगा? प्रेपोजिशन फ्रेज। अब ये भी दूसरे फ्रेज के अंदर आ रहा है, ये सबऑर्डिनेट फ्रेज से काम कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका फंक्शन रहेगा मॉडिफायर। तो ये पूरा जो है ये NP है, जिसका मेन हेड है बुक, मेन फ्रेज का, मेन फ्रेज नाउन फ्रेज है, और मेन फ्रेज नाउन फ्रेज का हेड बुक जो नाउन है। और ये दोनों जो है ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, ये पूरा, और इन द डार्क एजेस, ये दोनों जो है दे आर द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट फ्रेजेस। सो इन दिस वे यू हैव टू एनालाइज। सपोज़ कि अगर आपका एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से फ्रेजेस को सॉल्व करना होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व इन दिस वे, बट यू हैव टू नो, यू शुड नो हाउ टू recognize them, how to divide them. Unless you know how to divide them, you can't even answer, even though the exams would be in objective mode. Okay, now देखेंगे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, माई रिव्यू ऑन हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस। यहाँ पर भी सेम देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे माई रिव्यू ऑफ हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, ठीक है। और याद रखना फ्रेजेस में फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना है, हमेशा याद रखो। फ्रेजेस हमेशा स्मॉल से शुरू होगा, और ये सेंटेंस नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। दैट्स वाई यू विल नेवर फाइंड फ्रेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए कैपिटल लेटर और इट एंड्स इन अ फुल स्टॉप। सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रेजेस शुड नेवर बी, यू शुड, अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पेपर से अगर आप क्वेश्चन उतार रहे हैं आपके यहाँ ऐसे बुक में, सो ऑलवेज रिमेंबर, डो नॉट यूज़ द कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर एंड नेवर यूज़ फुल स्टॉप एट द एंड, बिकॉज फ्रेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसके लिए वो उसके सेंटेंस के जो डेफिनेशन या जो क्वालिटी है वो नहीं रहता। ओके, सो नाउ सी हियर माई रिव्यू ऑफ हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका हेड क्या है? व्हाट इज़ द हेड? व्हाट कुड बी द हेड?
ध्यान से पढ़ो कि माय है या रिव्यू है या हीज है, बुक है, गैस्ट्रोनॉमी है, डार्क एज है, डार्क एजेस है, या वट क्या हो सकता है. नाउ हियर इफ़ यू रीड इट केयरफुली यू सी दैट माय रिव्यू ऑफ हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी है इन द डार्क एजेस. देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप कि माय रिव्यू यानी कि स्पेशली जो रिव्यू जो है ये मेन फोकस में है, क्योंकि बाकी सब जो है इसको सपोर्ट कर रहा है. माय रिव्यू ऑफ हिज बुक, माय रिव्यू किसका रिव्यू है, उसके बुक का. किस पे, गैस्ट्रोनॉमी पे. कब का, इन द डार्क एजेस. ठीक है, तो इन दिस होल फ्रेज रिव्यू इज़ द हेड. एक फ्रेज आप पकड़ेंगे इसको पूरा मिला के, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड. अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, दे ऑल आर कनेक्टेड. सो देर इज़ वन मेन फ्रेज माय से लेकर एजेस तक. ठीक है, अभी रिव्यू क्या है, माय इज़ प्रोनाउन, रिव्यू इज़ प्रोनाउन, रिव्यू इज़ नाउन. ऑफकोर्स तो मतलब ये कौन सा फ्रेज रहेगा, नाउन फ्रेज. ठीक है, ऑफकोर्स ये मॉडिफायर एंड रिव्यू इज़ हेड. अब आपको क्या करना है, यू कैन सी दैट देर इज़ 1 2 and 3 prepositions. That means you have to put them also into brackets. तो कहाँ शुरू करेंगे, ऑफ हिज बुक. एंड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. ऑफ कोर्स यहाँ पे हो, क्यों, क्योंकि ऑफ हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, दे ऑल आर कनेक्टेड बुक से. ऐसे यहाँ देखे थे हमने पहले में, तो इसलिए शुरू यहाँ से होगा, एंड में होगा. दूसरा फ्रेज़ ऑन से लेकर, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑन से लेकर एंड, लेकिन एंड में होगा. इन द डार्क एजेस, इन से लेकर डार्क एजेस. ओके, सो यू कैन सी देयर आर 3 subordinate phrases, one main phrase NP, and there are 3 subordinate phrases. इसको नाम देंगे तो ये कौन सा नाम है, NP हो गया. ये ऑफ प्रीपोजिशन, हिज इज़ प्रोनाउन, बुक नाउन. ये हेड है, मॉडिफायर है, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा. पी से मतलब इससे प्रीपोजिशन शुरू हुआ, मतलब इससे प्रीपोजिशन फ्रेज. फंक्शन मॉडिफायर का रहेगा. ऑन गैस्ट्रोनॉमी, ऑन प्रीपोजिशन, गैस्ट्रोनॉमी नाउन, हेड PP मॉडिफायर. यहाँ पर भी प्रीपोजिशन, द डिटर्मिनर, डार्क एडजेक्टिव, एज नाउन, हेड मॉडिफायर और ये रहेगा PPP मॉडिफायर. तो ये पूरे फ्रेज में ये अगर पूरा ये स्ट्रक्चर में दैट इज़ वन मेन फ्रेज एंड इट कंटेन्स 3 सबऑर्डिनेट फ्रेज या फ्रेजेस. और तीनों कौन से हैं, तीनों PP है और तीनों का फंक्शन मॉडिफायर रहेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट फ्रेज का फंक्शन हमेशा मॉडिफायर रहेगा. ठीक है, नाउ आई जस्ट राइट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सबऑर्डिनेट फ्रेजेस. हीज रिप्लाई to my review of his book on gastronomy in the dark ages. Now see here, अब ये अगर हम ध्यान से एनालाइज करेंगे, his reply to my review of his book on gastronomy in the dark ages. इन सब में what do you think? Of course, what do you think is the main phrase and what do you think is the main head? Of course, the main phrase starts from here because ये सारे to, of, on, in, they all are prepositions which indicates that they are used for someone or something. तो his reply यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक मेन फ्रेज. हिज रिप्लाई, हिज इज़ प्रोनाउन, रिप्लाई इज़ नाउन. टू प्रीपोजिशन की यहाँ से एक बनेगा सबऑर्डिनेट फ्रेज. टू माय रिव्यू ऑफ हिज बुक, तो टू से लेकर पूरा कनेक्टेड है, मतलब टू से लेकर एंड तक ये वाला फ्रेज रहेगा. सेकेंड फ्रेज, थर्ड फ्रेज यानी कि सेकेंड सबऑर्डिनेट फ्रेज स्टार्ट्स फ्रॉम ऑफ हिज बुक ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, यहाँ पे एंड होगा. ऑन गैस्ट्रोनॉमी इन द डार्क एजेस, इन द डार्क एजेस अगेन. और याद रखना कि ये जो ब्रैकेट का जो लेंथ है वो सेम रहेगा, यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बट वाइल सॉल्विंग यू शुड टेक केयर दैट द लेंथ शुड बी ऑफ सेम. ठीक है, ऑफ सेम मेजरमेंट. सी, सो यहाँ पर हेड क्या है, ये पूरा मिला के एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन फ्रेज है.
ठीक है। हीज़ प्रोनाउन है जो कि है मॉडिफायर, रिप्लाई नाउन हेड, तो ये कौन सा फ्रेज बनेगा, नाउन फ्रेज। देन वी हैव टू माई रिव्यू, टू इज़ प्रीपोजिशन, माई इज़ प्रोनाउन, रिव्यू इज़ नाउन, हेड मॉडिफायर, पी 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 मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू हो रहा है, फंक्शन इसका मॉडिफायर है, जैसे हमने अभी देखे थे पहले भी। ऑफ हिज बुक, ऑफ प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन, बुक नाउन, हेड मॉडिफायर, पी पी प्रीपोजिशनल फ्रेज मॉडिफायर। ऑन गैस्ट्रोनॉमी प्रीपोजिशन, गैस्ट्रोनॉमी नाउन, हेड प्रीपोजिशनल फ्रेज अगेन मॉडिफायर। इन द डार्क एजेस, इन इज प्रीपोजिशन, द इज डिटर्मिनर, डार्क इज एडजेक्टिव, एजेस इज नाउन, ये हेड है, डार्क मॉडिफायर, द इज मॉडिफायर, वो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, याद रखें प्रीपोजिशन के ऊपर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फंक्शन रहेगा मॉडिफायर। सो इन दिस वे यू आर सपोज टू सॉल्व, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फ्रेजेस विद इन फ्रेज, ठीक है, या सबऑर्डिनेशन ऑफ फ्रेजेस, सबऑर्डिनेशन ऑफ फ्रेजेस। सबऑर्डिनेशन मीन्स वन मेन फ्रेज दैट कंटेन्स वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट फ्रेजेस। सही, जैसे यहाँ पर है, ये एक मेन फ्रेज है पूरा, और उसके अंदर देर आर 4 सबऑर्डिनेट फ्रेजेस, 1 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, 3 यहाँ से यहाँ तक, 4 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेशन। दिस इज हाउ फ्रेजेस मल्टीपल फ्रेजेस या फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ फ्रेजेस, इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज सबऑर्डिनेशन, ओके। सो दे मे बी पॉसिबल दैट फ्रेज एक फ्रेज जो है वो एक फ्रेज में कंटेन ओनली वन फ्रेज विच इटसेल्फ इज़ अ मेन फ्रेज, इट में ऑल्सो कंटेन मल्टीपल फ्रेजेस, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट फ्रेजेस का काम करेगा, ठीक है। इन दिस वे वन फ्रेजेस में कंटेन मल्टीपल फ्रेजेस एज वेल, जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या है, उसको किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि यू शुड नो टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझना ज़रूरी है। इफ़ यू आर अनेबल टू रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, preposition क्या है, the whatever all other parts of speech, unless you are able to recognize them, unless you are able to identify them, you won't be able to solve them properly. So it's primarily ये आपको काम ये है कि you need to focus upon the parts of speech first of all, then only you can solve the phrases. तो पहले आप phrases सारे parts of speech को ये अच्छे से पढ़ें, उसको टाइप्स क्या है वो भी देख लें, एंड जस्ट ट्राई टू identify them, ठीक है। once you start identifying them, once you are able to identify them, it will be very easy for you to solve phrases, okay. So I think this would suffice for this session. Herein we have seen the structure of a phrase, how to make brackets, how to use brackets. We have also seen the main phrase and subordinate phrases या subordination of phrases, ये हम देखें. Now in the next session we will see the different types of phrases, noun phrases, ठीक है. नाउन फ्रेज क्या होता है, उसको रिकग्नाइज कैसे करना है, उसको ब्रैकेट कैसे करना है, फिर नाउन फ्रेज के प्री मॉडिफायर्स कौन से होते हैं, उसके पोस्ट मॉडिफायर्स कौन से होते हैं. दिस ऑल वी विल, उसके अलावा बाकी सारे फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ऑल एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो वॉच दिस वेरी केयरफुली, रिपीटेडली वॉच इट and try to solve some examples from any book you can choose, या न्यूज़पेपर में से हो, टेक्स्ट बुक में से, कहीं से भी आपको जो फ्रेजेस या सेंटेंसेस को निकालिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए. दिस विल हेल्प यू वेरी वेल इन सॉल्विंग द एग्जामिनेशन. इफ़ सपोज यू हैव अगर रिटन एग्जामिनेशन होगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो आप ध्यान रखें कि यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. Okay, so that's all for this session.
द नेक्स्ट सेशन आई विल बी सेंडिंग यू वेरी सून. ओके, थैंक यू.